प्रोग्राम मध्य मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बानी पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव जारी। फौज का अंदरूनी मामला करार देने वाले बानी पीटीआई ने जनरल फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने मामले से दूर रहने की वार्निंग दे दी। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने मुल्क के डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को दो टोक जवाब दे दिया। नौजवान मुल्क का असासा करार, सबका टारगेट यूथ, वजह क्या है? इसके अलावा बात करेंगे बिजली सस्ती मामले पर नून लीग पीपल्स पार्टी की लड़ाई बढ़ गई। लफ्जी गोलाबारी के बाद सीज फायर की कोशिशें। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को दावत दे दी। क्या सिंध सरकार पंजाब की तरह बिजली रिलीफ के लिए वफाक से फंड ले पाएगी? इसके अलावा बात करेंगे सेनेट खजाना कमेटी इजलास, जहां 5000 का नोट है वहीं करप्शन है। 5000 के नोट बेसमेंट में पड़े हुए हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कमेटी में बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। सोलर पैनल के नाम पर 60 अरब रुपए कैश के बराबर डॉलर्स बाहर भेजने वालों को कौन बचा रहा है? सेनेट खजाना कमेटी से बड़ी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और क्लास साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो यूथ कन्वेंशन से खिताब किया आर्मी चीफ ने, अगेन एक बहुत अहम, और तीसरा उनका खिताब कुछ ही दिनों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो एड्रेस कर रहे हैं मुल्की मामलात को, एक तरह से एक नैरेटिव बना रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है इर्द गिर्द उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जो उन्होंने कहा कि ये बयानिया जो बना रहे थे डिफॉल्ट का, ये कहाँ है वो लोग? सो मुल्की मईशत ट्रैक पे बड़ा आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है इमरान खान और आर्मी चीफ जो है ना आमने सामने हुए हैं। आमने सामने से मुराद मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को डायरेक्ट उन्होंने एड्रेस किया है। इमरान खान साहब तो पहले कर रहे थे, तो आज आर्मी चीफ साहब ने उन्होंने सीधा जो इसको टांट कहें कि तंज किया, इसको रिडिक्यूल करें कि उनका मजाक उड़ाया, या उनको मॉक किया कि भाई साहब आप तो पिछले 2 साल से कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, ये डूबने वाला है, खुदा ना खास्ता इसका वजूद ख़तरे में है, ये श्रीलंका बनने वाला है। फिर उसके बाद बांग्लादेश की मिसालें मिल गई, वो उन्होंने सुनाई। सो ये खान साहब का ये नैरेटिव था कि ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, और ये नाहल नलायक और करप्ट लोग जो आए हैं तो इनको, और वो बार बार कहते थे कि इनको सारी सपोर्ट आर्मी दे रही है, लिहाजा आर्मी के गले में ये चीज़ें पड़ जाएंगी। सो अब तक हमने देखा था कि आर्मी चीफ ने जितने भी पब्लिक एड्रेसेस किए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का कोई इस तरह की बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। सो वो, हालांकि खान साहब जैसे मैंने कहा माजी में उन्होंने 3-4 दफ़ा बड़े सख्त अटैक किए थे और बड़े गुस्से वाले उनके बयानात थे। वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ को गुस्सा आए, वो प्रवोक कर रहे थे ताकि ये जो मौजूदा एक हाउस ऑफ कार्ड्स इन्होंने बनाया हुआ है ना, तो ये गिरे और वो कोई बहुत बड़ा एक्शन लें। खान साहब ने कोई ऐसी बात अब तक छोड़ी नहीं है जो उन्होंने ना की हो। किसी बंदे को भी गुस्सा आ सकता था और उसका ये गुस्से का इजहार वो करती भी रही है एस्टेब्लिशमेंट। ये नहीं है कि उन्होंने नहीं किया, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं दिया, प्रेस रिलीज नहीं दी, खान साहब की तरह कोई मीडिया टॉक नहीं की, लेकिन उन्होंने स्टेप्स पूरे लिए। और खान साहब को पता था कि जब भी मैं आर्मी चीफ पे कोई बात करूंगा, उनको हिट करूंगा, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगे। और वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरे इन बयानात के बाद आर्मी चीफ को लूज बाल करें। जैसे खान साहब तो रोजाना लूज बाल करते रहते हैं, पहले भी होती रहती हैं, अब वो आदी हो चुके हैं। उनके जो कंसिक्वेंसेस थे, इससे ज्यादा क्या हो सकता था? वो पहुंचे मिलिट्री कोर्ट या उसका मिलिट्री ट्रायल तक बात तो पहुंच चुकी है। खान साहब को लगता है कि मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। लूज अगर आप करना है तो वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी या कर रही है, या ये शहबाज शरीफ इनकी हुकूमत करके मैं तो गेन कर रहा हूँ, मेरा तो वोट बैंक भी बढ़ा है। मुझे तो 8 फरवरी जो था उसमें भी बड़ी सारी तादाद में वोट पड़े हैं, सीटें पड़ी हैं, मेरी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और मेरे केसेस अगर देखे जाएँ तो वो भी ख़त्म हो रहे हैं, ज़मानतें मिल रही हैं। आप रोज़ाना की बुनियादों पर नए केसेस बना भी रहे हैं, तो फिर ना बनाते रहें। सो खान साहब ये बात समझे बैठे हैं कि मेरे पास लूज करने के लिए जो चीज़ें थीं, जिन चीज़ों से मैं डरता था, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मसला उनकी बीवी थी बुशरा बेगम पे वो बड़े सेंसिटिव थे, बहुत सेंसिटिव थे कि फेसबुक पे, ट्विटर पे कोई उनके बारे में कोई बात लिख जाता था या फोटोशॉप को छप जाती थी। उस वक्त DGFI जो थे यहाँ पे बशीर मेमन साहब थे, उनसे लड़ाई की एक वजह खान साहब की ये भी थी वज़ीर आज़म के तौर पर। इन्होंने कोई 10-15 लोगों के उनको नाम भेजे गए थे, जिसमें एक जर्नलिस्ट भी थे, कि इन्होंने बुशरा बीबी कॉमेंट किया आप इन पे ये टेररिज्म के तहत केसेस करें। उन्होंने कहा साइबर क्राइम के तहत भी हो सकते हैं, टेररिज्म की मेरे पास क्लास नहीं, मैं कैसे दहशतगर्दी बना के पेश करूं। तो खान साहब उस वक्त कहते थे नहीं, जो बुशरा बेगम साहबा पे जो भी कोई इस तरह की फोटोशॉप कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है, आप उनको टेररिज्म के तौर पर उनको ट्राई करें। बशीर मेमन साहब जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे पूछा जा सकता है, जिसका उन्होंने रेजिस्ट किया। उन्होंने सर कल को आप ही चुके हैं हमारे प्रोग्राम, जी हमारे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं, और वो हमेशा कहते थे, मैंने खान साहब को कहा कि ये चीज़ें कल को आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी, मत करें। लेकिन जो पावर में बैठा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा, वो इन बातों को कब समझता है? अब खान साहब की जो रेड लाइन थी 2-4 थी, अब देख रहे हैं खान साहब को जरा ज़हन समझते हैं कि वो क्यों इतने रिस्क लेकर
बातें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की हैं जिन पे हम आते हैं कि उसका जवाब, जैसे मैंने कहा कि आर्मी ने भी देने की कोशिश की है। अब पहली दफ़ा पब्लिकली उन्होंने, मैं समझता हूँ उन्होंने एक तरह का उनको टांट किया, तंज किया, मतलब माइल्ड लहजे में ये कहते हैं कि टांट। इन तमाम चीज़ों का खान साहब को ये था कि पहली रेड लाइन थी कि खान साहब को ये गिरफ्तार करने की जरूरत कौन करेगा, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, वज़ीर आज़म हैं। सो पहली तो रेड लाइन वो तोड़ी गई कि खान साहब गिरफ्तार हो गए। फिर भी खान साहब का ट्रायल कौन करेगा, ट्रायल भी हो गए। फिर सज़ा के इनमें अगेन उसमें किस ये जज हुकूमत में जरूरत है खान साहब को सज़ा दे, वो सज़ा भी हो गई। अच्छा, फिर अगली उनकी रेड लाइन थी बुशरा बेगम साहबा थी कि इनको कोई टच ना करे, मेरे ऊपर जितने केसेस बनाने हैं कर ले। ये खुद भी कहते रहे। बुशरा साहबा को कुछ ना कहे, उनको बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत समझते हैं, वो लार्जर देन लाइफ है उनके लिए, एक फिगर है वो बुशरा साहबा भी गिरफ्तार हो गई। बुशरा साहबा पे ट्रायल भी हो गया, सज़ाएँ भी हो गई, वो भी जेल पहुंच गई। अब ये दो सबसे बड़ी रेड लाइन थी। अब तीसरी ये थी जी मिलिट्री कोर्ट पे उनका वो होना है जी, ट्रायल होना है, तो मिलिट्री कोर्ट भी हो जाएगा या नहीं होगा, वटेवर। तो खान साहब को लगता है कि मैं जेल भी चला गया, मेरी बेगम साहबा भी चली गई, साइफर भी हो गया, तोशा खाना फलां फलूँ सारे हो गए, मैंने क्या लूज़ करना है मजीद? मैं तो लोगों की पब्लिक सिंपैथी ले रहा हूँ, ठीक है, करते रहे, लूज़ इन्होंने करना है अब, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है। खान साहब के पास ये मासिव पब्लिक सपोर्ट के कुछ नहीं है। सो मटीरियली लूज़ करने को कुछ नहीं। आज़ादी थी वो भी गई, या पार्टी भी गई, ये पार्टी गई, बल्ला गया, बैठ गया, चेयरमैनशिप गई, लोग गए, सेनेट की ये सारी खवातीन की सीटें गई, सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने। अब वो चाह रहे हैं कि जो इनके पास है ना वो ये लूज़ करें। वो कैसे लूज़ करें? वो रोज़ाना ऐसे बयान देते रहे हैं पिछले 6 महीनों से, बुशरा साहबा भी देते रही हैं। उन्होंने पहले कहा जनाब इमरान खान साहब को कत्ल करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। फिर उन्होंने 3 नाम ले लिए मिलिट्री टॉप लीडरशिप को कि जनाब अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे। अच्छा, खान साहब ने पहले उनको एक दिन रोकने की कोशिश की, अगले दिन खान साहब ने भी कहा कि जी अगर कुछ हुआ, कोई बुशरा को हुआ, मुझे हुआ तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, कब्रों से निकाल लूंगा। इन बयानात का मकसद था कि आप उनको इतना ये गुस्से में लेकर आए कि अदालतें रिलीफ दे रही हैं, आर्मी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले ताकि शहबाज शरीफ साहब और इन जरदारी साहब से छुट्टी हो ना, डायरेक्ट जाएँ मसलन में। अब इतनी समझ उनमें भी थी कि डायरेक्ट हमने काम नहीं करना, हमने अब इतने भी मतलब वो नहीं थे। इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे कि इनको हटाएंगे, अगर शहबाज शरीफ को या जरदारी को, जैसे मैं खिलाफ हो चुका हूँ कल को ये भी खिलाफ हो जाते, इनकी हुकूमत हटाएगी थी। इतने भी ये बेवकूफ़ ये भी नहीं थे इसमें कि ये जनाब कि उनको इमरान खान साहब के बाद इनको भी अपना दुश्मन बना लें, मुखालिफ बना लें। सो उसके बाद उन्होंने जो इन पे कोशिशें की, नए केसेस बन रहे हैं, नंबर 1। अच्छा, इद्दत केस जो था वो बहुत बड़ा इमरान खान साहब के लिए एक पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला केस था। उस पर उन्होंने टार्चर किया, उनको सजाएं दिलवाई, ठीक है 6 महीने बाद वो हो जाएगा, उसको उन्होंने उसमें से बरी कर दिया होगा, लेकिन आपने उनको स्ट्रेस में तो डाला। पर्सनल उनकी लाइफ जो थी, शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, यस, वो भी आपने दिखाई। अब वो भी टार्चर कर रहे थे, ये नहीं वो नहीं कर रहे थे, साथ में छोटे छोटे के मतलब एक में ज़माना तो एक दिन कहते कभी खुशी कभी गम, एक दिन खान साहब खुश हैं तो अगले दिन शाम को एक नया केस खोल गया उन पर। तो उन्होंने इनकी पर्सनैलिटी और इनकी नफ्सियात के साथ खेला कि इनको नफ्सियाती तौर पर तोड़ा जाए कि खान साहब को खुशी की खबर ही ना लगे, छोड़ो यार, अच्छा केस में मेरी ज़मानत होगी, छोड़ो यार कल को एक और बना देंगे। सो उनके लिए तमाम खुशी की खबरें जितनी भी थी वो इन्होंने ऐसा ले ली कि बंदे को रिलीफ ही ना दो, इनको ज़हनी स्ट्रेस में रखें। वो इस तरह का टार्चर कर रहे थे खान साहब पे, अभी भी कर रहे हैं। अब एक और था, उन्होंने कहा जब खान साहब ने आखिरी दिन उन्होंने जनाब से मुनीर पे उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए थे, तो उन्होंने कहा जनाब इनको बैन करें, पीटीआई को बैन करें, और इसके बाद इन पे आर्टिकल 6 लगे, अलवी साहब पे भी लगे और ये कासिम सूरी पे और इमरान खान साहब पे भी लगे हैं। ये था ना। अब उस पर बड़ा शोर होगा बना, उस पर बड़े खौफ डर पैदा हुआ। अब उसका जिक्र ही कोई नहीं करता। अता तारड़ साहब ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट कि क्या बना उसका भी आपने वो करना था, आर्टिकल 6 लगाना था, पार्टी बैन करना, कभी जिक्र सुना है आपने? कोई हवाला, कोई रेफरेंस 1-2 दिन हुआ? मकसद क्या था कि इनको खान साहब और उनकी पार्टी को इनको टार्चर, इनको ज़हनी टॉर्चर किया जाए। दैट्स व्हाट दे हैव डन। वो ज़हनी टॉर्चर इनको करते आ रहे हैं कि खान साहब हाथ में आए हुए हैं। आज जो हुआ है, जो कुछ आपस में जो मैंने कहा, आज उन्होंने आर्मी चीफ ने पहली दफ़ा जो उनको तंज किया है वो बड़ा गहरा तंज है कि वो किधर हैं जो कहते थे जनाब कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और पूरी कैंपेनें चली थी जिस पे मतलब बाज़ अफसोस भी होता है कि मुल्क आपका भी है, मुल्क बचेगा तो फिर आप सारी सियासत भी कर लीजिएगा। हमारे यहाँ तो दुआएं मांगी जा रही थी खुदा न खासा श्रीलंका वाले हालात पैदा हो जाएँ, लोगों में यूथ में एक बाकायदा कैंपेन चलाएगी जो पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं कि बड़ी तादाद में कि जनाब इसमें लोग जो शिफ्ट हुए हैं, तो उसके पीछे इसका सोशल मीडिया का इस प्रोपेगेंडा का बड़ा हाथ है कि पाकिस्तान डूब रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म होना, हर बंदा पैनिक में आपने डाल दिया। एवरीबॉडी इज इन अ पैनिक। जो मतलब अच्छे खासे भी कमा रहे थे उनको पैनिक में देखा। मतलब यही था कि आप अनसर्टेनिटी जो है ना यहाँ पे
एक पैदा करें जो यूथ है आपके या लोग हैं यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वो बाहर जाए, और बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर जाना भी शुरू कर दिया। ये स्ट्रेटजी भी उनकी सक्सेसफुल है। सो आर्मी चीफ ने एक तरह का उनको मेरा ख्याल है जवाब दिया है कि एक्सीलेंसी, आपकी 2 साल की कैंपेन थी, आपके हमारे पे हमले थे, टारगेट से जो कुछ भी किया, इसके बावजूद वी सर्वाइव्ड, वी आर हेयर, हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप जेल में पड़े हुए हैं। सो ये मेरा ख्याल है आज। अच्छा क्लास साहब, आर्मी चीफ ने ये भी बात कही कि जो मुल्क का मुस्तकबिल है वो इस वक्त महफूज हाथों में है। सो इज ही रेफरिंग टू एस्टैब्लिशमेंट, या रियासत की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, हुकूमत की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक इनकी बातों से लग रहा है कि डिफेंस दे रहे हैं, कवर दे रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को जो सब बैठी हुई है। डेफिनेटली जब वज़ीर आज़म आपके साथ बैठा हो तो फिर आपने ये गुफ्तगू करनी है कि वो साहब जब ये बात कहते हैं कि महफूज हाथों में, वो फ़ौज की नहीं बात कर रहे, ओवरऑल रियासत की बात कर रहे हैं कि मुल्क है या रियासत है, दे आर इन द सेफ हैंड्स, उनकी बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी की है कि आर्मी चीफ को इस तरह की पब्लिक गैदरिंग में आके इस तरह के स्टेटमेंट, मेरा ख्याल है इस तरह की तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जनरल बाजवा साहब भी ये काम करते थे, और जनरल बाजवा साहब तकरीरें नहीं करते थे इस तरीके के, वो और तरीके से होता करते थे। क्या है? मैं उस पर आता हूँ कि इसका क्या नुकसान होगा इनको, आर्मी चीफ को इन द लॉन्गर रन, अगर हिस्ट्री इज एनी एविडेंस इसका। जनरल बाजवा साहब पे जब इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाते थे ना कि ये सारी हुकूमत मेरी चला रहे थे, ये पावर ये यूज़ कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं करने देते थे, तो उसके पे लोग बिलीव करते हैं। उसके रीज़न है क्यों बिलीव करते हैं, क्योंकि जब इस तरह के हर हफ्ते वहाँ पे वो अपने घर पर आर्मी हाउस में जनरल बाजवा साहब का दरबार लगता था। उस दरबार में यहाँ इस्लामाबाद के, लाहौर के, कराची के, कभी कभार वहाँ के, इस्लामाबाद के ज़्यादा टॉप के एंकर्स जो आजकल उनके खिलाफ गुफ्तगू भी करते हैं, सारे मेहमान होते थे वहाँ पर। और ये गुफ्तगू होती 3-3, 4-4 घंटे वहाँ सियासत डिस्कस होती थी, पॉलिटिक्स होती थी, लोग होते थे, गवर्नेंस होती थी, बातें होती थी, जनरल बाजवा सब खुल के बातें करते थे, सारी होती थी। और इसी तरीके से और लोगों से मिलते थे, जहाँ पे एम्बेसडर आते थे उनसे बाजवा साहब मिल रहे हैं रोज़, ISPR जो प्रेस रिलीज भी निकाल रही थे, फलां मिला, तो लगता था फॉरेन पॉलिसी भी उन्होंने ले लिए, उन्होंने ये लोकल पॉलिसी भी ले रही है, इकोनॉमिक भी ले रही। बल्कि आपको याद होगा वजीर जो है इमरान खान के, ये सारे फाइलें लेके वहाँ पे जनरल बाजवा साहब के पास जाते थे, वहाँ पे अच्छा ताजर हैं वो जा रहे हैं, तो लोगों को फ़ौरन यकीन आ गया, सहाफ़ियों को, कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत तो जनरल बाजवा साहब चला रहे थे, हमें मिलते थे, हमें बातें कहते थे। सो वो डिनाइल की पोजीशन ही नहीं है कि आपके पास। तो सेम इज़ हैपनिंग विद, अब उसका नुकसान हुआ उनको बाजवा साहब को, कि सारा मलबा उन्हीं पे गिरा है। अब होगा ये कि जब आप इतनी ओनरशिप लेते हैं, आर्मी चीफ लेता है पब्लिक में आके, और उनका ख्याल है कि वो उनको पब्लिक में जाना चाहिए और उनको कन्विंस करना चाहिए, यूथ को स्पेशली, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे रिस्क ले रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि फिर ये कल को पब्लिकली एक्सपोजिंग यस ये कल को सियासतदान एक सेकंड लगाते होते हैं। ये तो इमरान खान ने मतलब 1 मिनट नहीं लगाया उन्होंने अपना को चेंज करने में, सारा मलबा उन्होंने डाला इस पे, जनरल बाजवा पे डाला। कल को ये कुछ करेंगे, जो भी इनकी अगर नाकामी हुई और मामलात इश्यूज़ ना चले, मतलब अगर गवर्नेंस के इश्यूज़ अगर मज़ीद ख़राब हुए, महंगाई मज़ीद बढ़ती गई, मज़ीद कोई डॉलर को कोई मसला हुआ, कोई IMF के साथ, दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ, तो अब तो लोग जो फिर ये समझना शुरू कर देंगे कि ये इसकी शहबाज शरीफ की हुकूमत की नाकामी नहीं है। वो एस्टेब्लिशमेंट पर डालेंगे कि भाई साहब आप तो साथ खड़े होते थे, आप तो साथ खड़े होकर तकरीरें करते थे, आप तो साथ खड़े होकर हमें बताते थे कि सारी चीज़ें ठीक है, कि मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। या कहते थे ना वो लोग किधर हैं जिन्होंने वो किया था, डिफॉल्ट किया था। हाँ, वहाँ तक चलें, ठीक है आपकी बात के, जो आपने लिबिया की मिसाल दी, शाम की दी, या उसके बाद आपने इराक की दी, अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल किया जा सकता, कश्मीर, गजा, सब ठीक है। और लोगों का एहसास होना चाहिए जिन मुल्कों में मतलब फौजें नहीं थी या वीक थी, उन मुल्कों के साथ क्या असर हुआ है, कि वहाँ पे कैसे सिविल वार शुरू है। लोगों को समझ नहीं है, अल्लाह ना करे कि हमने दूर बैठ के कैमरों पे देखी हैं, TV चैनल्स पे देखी हैं, जंगें देखी हैं, सिविल वार्स देखी हैं। वहाँ के लोग जो भुगतते हैं, जो शाम में जो कुछ हुआ, कैसे हज़ारों की तादाद में बेचारे बच्चे लेके उसमें यूरोप में गए हैं, इराक से लोग निकले हैं, शाम से निकले, अफगानिस्तान अभी देख लें, तालिबान के टेक ओवर के बाद कैसे वहाँ से अफगान बेचारे अभी कभी उस जर्मनी जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। अपना घर छोड़ जाना आसान नहीं होता। सो उन्होंने वो सही रेफरेंस दिया है आर्मी चीफ ने, कि जिन मुल्कों में वहाँ पे आर्मी आज़ादी की अहमियत अगर आपने समझी उनसे पूछें। जो रोज़ आप कहते हैं ना डिफॉल्ट कर जाएगा, डूब जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, तबाही बर्बादी आ जाएगी, अपने मुल्क के खिलाफ हम खुद ही कोई ना कोई रोज़ाना की बुनियाद पर बरूद जो है, मतलब हमारी उसमें एस्टेब्लिशमेंट और पोलिटिकल लीड के भी कसूर है, नो डाउट। लेकिन जब आप साथ खड़े होकर ये चीज़ें ओनरशिप दे रहे हैं, अगरचे आप मैसेजिंग दे रहे हैं, अब हो क्या रहा है, ये पिछले कुछ दिनों से बातचीत हो रही थी, कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे थे कि शायद सितंबर में कोई नया सेटअप ले आए, कोई नया वो लेकर आए, वो क्या कहते हैं, टेक्नोक्रेट्स का। मैंने उस वक्त भी कहा था, कोई 2-3 दोस्तों मेरे ने वो किया था,
मैं कह रहा हूँ रैशनल बुनियादों पे भी चीज़ें देखा करें। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और इससे बेहतर उनको पॉलिटिकल सपोर्ट कौन देगा? हाइब्रिड जो बना हो, शहबाज शरीफ साहब जो इनसे बेहतर वज़ीर आज़म कौन उनको मिलेगा? मतलब इतनी तारीफ़ें, मैं चला खुशामद का लफ्ज़ नहीं कहता, इतनी तारीफ़ें तो किसी कोई आज तक वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को बिठा के अपने साथ नहीं की जितनी शहबाज शरीफ कर चुके हैं। इनसे बेहतर टेक्नोक्रेट कौन मिलेगा? जो बात नहीं करता, जो आधा घंटा तकरीर में, मतलब अगर 40 मिनट की तकरीर है 39 मिनट वो आर्मी चीफ की वो तारीफ करते हैं, तो आर्मी चीफ उसको क्यों हटाएगा कि आप हट जाएं और मैं उनको लेकर आना चाहता हूं कुछ और लोगों को? साहब, आप जो बात इससे पहले कर रहे हैं कि आर्मी चीफ अपने आप को जब इस तरह से एक्सपोज करते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं चीज़ों की, तो फिर क्रिटिसिज्म भी उन पे होता है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग गवर्नमेंट पे नहीं होता। तो ये एक तरह से इस तरह की जो ये वीक प्राइम मिनिस्टर जब इस तरह की बात करते हैं, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, फिर मजबूरन उनको आगे आना पड़ता है ना। सो ये भी तो एक टैक्टिक्स ही है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको मजबूरन, ये उनको कहना चाहिए, उनको हुकूमत को कहें कि आप इन इशू को बात करें, एड्रेस करें। आर्मी चीफ का एड्रेस करने से उनका ख्याल है हुकूमत मजबूत हो रही है, या ये ताजरों को या मीडिया को या इवन इमरान खान को, पीटीआई को ये मैसेज आएगा कि वी आर वन, हम कहीं नहीं जा रहे, वी आर हियर टू स्टे। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है इसमें, ठीक है, मैसेजिंग की आपको फील होता है कि हम यहाँ पे इकट्ठे, हम कहीं पे नहीं जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम जो देख रहे हैं, आज उन्होंने इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जी जी जी, मैं वही उसी की बात कर रही थी कि जो बानी पीटीआई ने जिस तरह से ओपन ट्रायल की बात की है फैज़ हमीद की, अब ये कोई अनप्रेसिडेंटेड किस्म की कोई चीज़ है कि मिलिट्री ट्रायल हो और उसको इस तरह से किया जाए? पॉसिबल है? इमरान खान साहब को 2-3 चीज़ों का पता है। साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, बहुत सारे उनके माजी में जर्नलों से या उनके DGISI, मैं तो पता है उनका फ़ैन क्लब था पूरा, मतलब जना हमीद गुल साहब उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, जना मुशर्रफ साहब उनके फ़ैन थे, फिर हमने देखा जनरल शुजा पाशा साहब, ज़हीर साहब बाद में है, शुजा पाशा साहब ने असल तो उन्होंने जड़ें लगाई, उन्होंने इनको रूट्स लगाई थी। फिर उसके बाद ज़हीर इस्लाम साहब आ गए, फिर हमने देखा कि ये आ गए, ये फैज़ साहब आ गए। सो बड़ा लंबा तजर्बा है उनका आर्मी के साथ, उनके साथ मिलकर पॉलिटिक्स करने का चीज़ों का। अब वो एक चीज़ समझते हैं कि जनरल फैज़ का ये कभी भी ओपन ट्रायल नहीं करेगी मिलिट्री। एक तो मेरा ख्याल है मिलिट्री ट्रायल जो होता है, मिलिट्री कोर्ट जो होता है ओपन नहीं होता, नंबर उनके अपने लाज हैं अपने। दूसरा ये है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो जनरल फैज़ को कभी भी पब्लिक में नहीं लाएंगे कि अगेन ही कैन से एनीथिंग मीडिया की मौजूदगी में। पहले इमरान खान साहब को वो एक फैसिलिटी मिली हुई है मीडिया की कि रोज़ाना की बुनियादों पर बातें करते हैं, रोज़ाना स्टेटमेंट देते हैं, जो अदालत ने उनको फैसिलिटी दी हुई है। तो उसके नतीजे में एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब की इनकी ज़िंदगी पहले मुश्किल हुई है। सो जनरल फैज़ को वो कभी भी ओपन ट्रायल में नहीं लाएंगे। वो कहेंगे कि हमारी अपनी आपस की हमारे फौजी मामला आते हैं, हम आपके सामने नहीं लाते। सो नोइंगली जब खान साहब बार बार ये कहते हैं भाई साहब कि आप उनका ओपन ट्रायल करें, तो ही नोज इट कि ये नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो लोगों को यकीन आना शुरू हो जाएगा कि खान साहब ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई बातें छुपाई जा रही हैं, 2 नंबरी की जा रही है, इसका मतलब केस कि इनका कच्चा है। आम आदमी तो नहीं समझेगा कि एक मिलिट्री ट्रायल में एक सिविलियन ट्रायल में क्या फ़र्क है। वो तो कहेंगे नहीं ना, बाकी ट्रायलों में अगर वहाँ पे वकील हो सकते हैं, मीडिया हो सकता है, तो इसमें क्यों नहीं है। सो खान साहब इज प्लेइंग ए वेरी स्मार्ट ट्रिक कि जनाब कि इनको पता है कि ये जनरल फैज़ को सामने नहीं लाएंगे, उसको ओपन ट्रायल नहीं होगा, लिहाजा मुझे बार बार वो इसी चीज़ को फिर कहेंगे, देखेंगे अगली पेशी वो फिर कहेंगे, वो कहते रहेंगे ताकि इनको डिस्क्रेडिट किया जाए कि जनरल इसका फैज़ का अगर इनके पास सबूत हैं तो, और ये समझते हैं जनाब वो साजिश में शामिल थे, 9 में इन्होंने करवाई है और वो कहते हैं हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, तो साबित करें, सामने लेकर आएँ। सो वो बेसिकली आर्मी को और हुकूमत को इस मामले में वो एम्बेरस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और अगेन एक बिल्ड करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं, हकायक है, और कुछ गलत किया जा रहा है जिसकी वजह से ओपन ट्रायल कभी नहीं किया जाएगा। बिफोर वी हेड टुवर्ड्स द ब्रेक, एक इंपॉर्टेंट चीज जो बानी पीटीआई ने, उनसे सहाफी ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसमें ये जो अलकादिर ट्रस्ट आपको के लिए जो पैसे दिए मलिक रियाज ने, वो आप कैसे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे, चोरी के पैसे थे, ये आपको कैसे आपने इंश्योर किया? तो उन्होंने कहा जी हमने पूछा, उन्होंने कहा और गारंटी दे दी और हमने कहा कि ठीक है। सो ये उनसे पूछा गया कि आपने कैसे यकीन कर लिया इस बात के ऊपर? नो, दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट अगर बानी पीटीआई की जानिब से देखी जाए, कि कौन कहेगा कि ये पैसा ठीक है या गलत है? बड़ा ही अहम सवाल है जो उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा जनाब के ये जो 190 मिलियन डॉलर आया था, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जनाब के मैंने मलिक रियाज से पूछा था, तो उन्होंने मुझे कहा नहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, मेरी लीगल मनी है, तो मैंने यकीन कर लिया। इससे पहले भी अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब जब उनके एक उस मुशीर थे जना आसिम बाजवा साहब,
उन पर इसी तरह के स्टोरीज आई थी, कोई उन पे भी इस तरह स्कैंडल्स आए थे आसिम बाजवा साहब पे। तो उन्होंने भी कई कहा था कि आसिम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैं मुतमइन हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, आप कंटिन्यू करें। आप ना उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया था। जब उनसे सवाल पूछा गया किसी टीवी इंटरव्यू में कि जनाब आपके मुशीर पे ये इल्ज़ामात लगे बड़े सीरियस, तो आपने उनको वो नहीं किया, मतलब सैक नहीं किया या इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, तो खान साहब ने कहा थी मैंने इंक्वायरी करा ली थी और मैं मुतमइन हो गया था। ये खान साहब पहले भी है। सो खान साहब जिस पे मुतमइन हो जाए वो बंदा ठीक है, वो मलिक रियाज हो, जनरल आसिम बाजवा साहब हो। खान साहब जिस पे मुतमइन ना हो वो बंदा ठीक नहीं है। अब सवाल उसमें ये पूछा जा सकता है कि जनाब कि आपका मुतमइन होना ज़रूरी था या कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कोई इंक्वायरी हुई थी, कोई अदालत ने उनको, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है क्लीन चिट तो अदालत ने देनी है, कोई वज़ीर आज़म ने, मैंने, आपने तो नहीं देनी। तो क्या मलिक रियाज साहब किसी अदालत से क्लीन चिट लेकर आपके पास आए थे? और दूसरा मतलब खान साहब जो फरमाते थे, अब मैं उन्हीं की उसमें टोन में ही कहा जा सकता है, जो अहमद मीर साहब के शो में कहा था कि मलिक रियाज हारे को काना कर देता है। याद है उनका बड़ा एक मशहूर ज़माना है, चलते भी रहे। तो जब बंदा काना हुआ हो ना तो फिर उसकी इंक्वायरी भी नहीं होती, फिर पैसा भी उसका ठीक होता है, फिर उसके अंगूठियाँ भी ठीक होती हैं, फिर उसके कैरेट भी ठीक होते हैं, फिर उसके सोने जवाहरात चूड़ियाँ भी ठीक होती हैं। वो जो आई थी वो याद होगा, वो जो ऑडियो क्लिप आया था। सो खान साहब अगर काने ना होते ना और मलिक रियाज से उन्होंने ये उनकी बेगम साहबा ने ये उन्होंने ना लिया हुआ होता, जो अगेन अल कादर ट्रस्ट बनवाया उन्होंने, ज़मीनें 400 कनाल से ज़्यादा ली गई, फिर उसके बाद उन्होंने 20-22 करोड़ रुपए लगा के खड़ी भी कर दी, फिर उन्होंने पैसे भी दे दिए। मलिक रियाज साहब ने मुफ्त में बुशरा बेगम साहिबा को इतने करोड़ों रुपए की बात जदादें ले दी, ट्रस्ट ले दिया, पैसे दे दिए, तनख्वाहें दे दी, स्ट्रक्चर बना दिया, बस ऐसे दिल कर गया मलिक साहब का। बात वही है। खान साहब जो मुझे दुख होता है जिस पे लोग कहते हैं, आप उन पर बाज़ बिटर रहता हूँ कि खान साहब आपने काना नहीं होना था। आपने अहमद मीर के शो में कहा था कि मलिक रियाज सबको काना कर देता है, फिर मलिक रियाज ने आपको भी काना कर दिया और आपको काना नहीं होना चाहिए था। ये टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहिए था। अगर आप काने ना होते तो आज ये जवाब ना देते कि जी मलिक रियाज ने मुझे कहा था जनाब कि मेरा पैसा लीगल मनी थी और हलाल का पैसा था, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी और मैंने यकीन कर लिया और मैंने कैबिनेट से फैसला लिया। जब आप काने होकर बैठे हो ना तो फिर इस तरह के बयान देते हैं आप। क्लास अब ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हमारे साथ सेनेटर मोहसिन अजीज साहब मौजूद होंगे और हम बात करेंगे जो सेनेट की खजाना कमेटी की आज मीटिंग हुई है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हुई हैं, कुछ चीजें भी रिवील हुई हैं, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अजीज साहब। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन अजीज साहब, आज सेनेट की जो फाइनेंस कमेटी है उसकी मीटिंग थी और उसमें बाकी बातें भी हुई, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कि आपने कहा इस मीटिंग में कि जहां पे 5000 का नोट है वहां करप्शन है। जरा बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस फिनोमेना को, क्यों कहा आपने ऐसे? देखिए ऐसे है कि ये एक आम फहम बात है और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, स्मगलिंग होती है या इस तरह के जो इलिसिट ट्रेड्स होते हैं या करप्शन होती है, वो पैसा जो है 2-3 इकसाम में जो है उसको कहीं ना कहीं छुपाया जाता है। एक तो चीज़ ये है कि गोल्ड होता है या डॉलर होता है या अगर रुपए में आप रखते हैं तो उसके लिए जो है ये जो 5000 का नोट है ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि उसको जो है तो ये अंडर द कारपेट या अंडर द पिलो जिसको आप कहते हैं तहखानों में इसको सेव कर दिया गया है। तो मैंने पहले भी इसको एक दफ़ा डिस्कस किया था कि इसको आप अगर जब नोटों को चेंज करने की बात करें तो इसको जब आप डिमोनेटाइज करें या नोट को चेंज करें आप, मैं ये नहीं समझता कि अगर उसको आपने ख़त्म कर दे अक्सर से तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर ये न भी करना चाहें तो इसको एक दफ़ा डिक्लेयर करा लें कि ये जो भी आदमी है वो बैंक में जाके अपनी आइडेंटिटी कार्ड के साथ एक अमाउंट जो है वो वहाँ पे डिक्लेयर कर सके और उसको जो है तो उसके बाद उसको डिक्लेयर न करने दिया जाए। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि इसकी वजह से ये सारा जो काला धन है जो कि इस तरह से तहखानों में छुपा हुआ है वो बाहर निकल आएगा। और मैं आपको ये भी अश्योर करता हूँ कि ये जो है ये 5000 रुपए का नोट जो है मार्केट में 3000 रुपए का बिकेगा, 2500 रुपए का बिकेगा, क्योंकि इसका खरीदार कोई नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये कि वो आप उन साइफन से, उन तहखानों से ये पैसे को निकाल सकते हैं, जो कि हमारी एक ड्राइव है, हमारे मुल्क की एक ज़रूरत है और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ चुकी है कि भाई ये स्मगलिंग के पैसे को, ये काले धन के पैसे को, ये जो हमारे करप्शन के पैसे हैं इसको रोका जाए और उसको जो है किसी तरीके से इसको कंट्रोल में लाया जाए। इसी तरीके से
यही रुपए जो है, यही जो नोट है, ये आपकी जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोनों तरह से, तीनों तरह से ये जो है मैं हुकूमत को बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके करने से आपको फायदा है और नुकसान कोई नहीं है। सर बड़ी मेहरबानी, आपने मैं ज्वाइन किया। मैं ये कमेटीज़ मीटिंग में रेगुलर आता रहता हूँ, आज भी फाइनेंस कमेटी में मौजूद था। आप खुद भी एक दो कमेटीज़ को वो चेयर करते हैं, वहाँ पे भी मैं आता हूँ। बड़ा आप तैयारी करके आते हैं, पढ़ कर आते हैं। IPPs का इशू हो, फाइनेंस के इशूज़ हों या ये दीगर जितने भी मामला हैं, आपकी बड़ी इन पे ग्रिप है फाइनेंस के। मैंने खुद आपको देखा, जैसे आज भी बात हो रही थी, आज भी बहुत सारी, मतलब आप उनमें सेनेटर्स में से हैं जो अच्छी खासी, जिनको एक लड़ाई करनी पड़ती है वहाँ पर, और यू ऑलवेज डू दैट कि ये आवाम और पब्लिक के इंटरेस्ट को वाच करने के लिए। सर आपका क्या ख्याल है कि जिन लोगों ने 5000 का नोट बनाया था, जो अभी फैक्टर्स आप बता रहे हैं, उनके जहन में यही था कि हमने इसको करप्शन के तौर पर यूज़ करना है, और जो हमारे यार दोस्त हैं जिनसे हम कमीशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, बोरियों में लेते हैं, हज़ार रुपए के नोट जो हैं वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, उनको कौन रखेगा? तो ये चीज़ें उन्होंने नहीं सोची होंगी, या यही सोच कर लाया गया था नोट कि हमने इसको बेसमेंट में रखना है, इसको सर्कुलेशन में नहीं लाना? जैसे आज आपने पूछा है उनसे स्टेट बैंक के गवर्नर से कि भाई साहब ये तो बताएं कि 5000 के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन में कितने और बेसमेंट में कितने पड़े हुए हैं। जवाब नहीं था उनके पास, आज वो शायद बाद में डाटा दें। तो ये आपकी बात से तो ये वाज़े हो रहा है कि हुक्मरानों ने, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी, कैबिनेट का फैसला था इस पर, उन्होंने इसी काम के लिए बनाया था, वो क्यों इसको पीछे करेंगे सर? आज भी वो हुकूमत में बैठे हुए सारे के सारे लोग। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतफिक हूँ कि ये एक स्पेशल डिज़ाइन इसके लिए किया गया था, और इस एक डिज़ाइन के तहत इस नोट को लाया गया था। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई दफ़ा डाल चुका हूं। जो आज मेरा क्वेश्चन था वो पहली दफा नहीं था जी, वो कई दफा, 2 दफा मैं पहले भी डाल चुका हूं। कभी उसको इस तरीके से जवाब देते हैं, कभी दूसरे तरीके से देते हैं, और समझने की इसको कोशिश ही नहीं करते। बहरहाल बड़ी इजी बात है समझने की कि आपने इशू नोट कितना किया है और सर्कुलेशन में कितना है। अगर सर्कुलेशन में 90% है आपका, तो फिर तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी कि अगर इशू मैंने 10 किए हैं और 10 में से 9 सर्कुलेशन में है, तो चलो जी 10% जो है इस वक्त कहीं सर्कुलेशन में नहीं है, या किसी की जेब में पड़े या कहीं पड़े। और मैं आपको यकीन कराता हूँ कि इंशाल्लाह जब जवाब आएगा, हालांकि 3 दफा जवाब मांगने पे जवाब नहीं आया। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। इंडिया ने इसको डिनोमिनेट किया था, लेकिन उन्होंने कुछ गलत तरीके से किया था। मैं इनको बड़े अच्छे तरीके बता सकता हूँ कि उस तरीके से अगर करेंगे तो ये सिर्फ बाकी नोटों को बेशक अपनी जगह पे रखें, उसको डिमोनेटाइज ना करें। इसको सिर्फ डिमोनेटाइज भी अगर करते हैं या इसके नोट को चेंज करते हैं और आ जाता है, सबसे पहले तो इसको डिमोनेटाइज करना चाहिए, सबसे पहली बात। और अगर ये बिल्कुल किसी तरीके से नहीं मानते, मैं इसको ये भी एक्सप्लोर करता हूँ कि अगर उसको रंग को बता देंगे कि ये जो है ना कलर, या ये नोट जो है इसका ये जो रंग है, या ये जो जिस तरह का साइज है, ये 2 महीने के बाद जो है ये आपका सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सब कुछ जो मैं आपको कह रहा हूँ ये सही साबित हो जाएगा। लेकिन हुकूमत को ये बात मनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल अमल हो रहा है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिशियन से लेके तमाम वो लोग शामिल हैं जो कि हमारे इस मुल्क को माफिया की तरह जो है जो चाट रहे हैं, और माफिया बने हुए हैं, और माफिया की तरह इस मुल्क की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे गुफ्तगू करते हुए सर, मैंने ज़रा गूगल किया कि ये ज़रा चेक करूँ कि ये 5000 का नोट जो है ये इशू कब हुआ था। ये सर इशू हुआ था 27 मई 2006, जब शौकत अजीज़ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उस वक्त जनाब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। शौकत अजीज़ साहब अपने आप को वो मतलब माशाल्लाह बड़ा काबिल समझते थे। तो ये काम जो हुआ ये तो उनके दौर में किया गया, जिसको बाद में आने वाली हुकूमतों ने साफ ज़ाहिर उनको फैसिलिटेट हुआ, अच्छा लगा, 3-4 हुकूमतें गुजर गईं। सो दिस वाज डन ड्यूरिंग जनाब परवेज़ मुशर्रफ टेन्योर और शौकत अजीज़ साहब के दौर में। सर तो आपके जहन में क्या आता है कि उनकी क्या ऐसी, उनको भी कोई ताजर क्लास ने, कोई तबकों ने मजबूर किया होगा, या कि हमने पैसे बनाने हैं, पैसे कहाँ रखेंगे? हाउ डू यू सी दैट सर? देखिए, उस वक्त ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो भी जो स्टेप लिया गया था वो गलत स्टेप था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम ये बात थी कि उस वक्त जो हम ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं स्मगलिंग की बात कर रहे हैं, हम जो GDP जो ग्रोथ हमारी रुक गई है उसकी बात कर रहे हैं, हम जो स्मगलिंग की बात के अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है उसकी बात कर रहे हैं। उस जमाने में कम से कम ये जरूर था कि इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, कम से कम ये जरूर था, ये गलती बेशक हुई होगी, लेकिन इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, GDP ग्रोथ आपका
6% से ऊपर चला गया था, आपकी एक्सपोर्ट जो है तो डबल हो रही थी, आपका इसी तरीके से जो आपका एग्रीकल्चर है वो बढ़ रहा था और आपका एक तरह से इकोनॉमी बूम कर रही थी। तो हो सकता है उनके दिमाग में इस तरीके से उस वक्त आया हो कि ये इस वक्त इकोनॉमी को इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बाद में जो ये करप्शन है आप समझते हैं और ये चीज़ें बहुत बढ़ गई, उसके बाद इसको सेंसिबल इसके ऊपर सोच करनी चाहिए थी कि इसको रिवर्स करना चाहिए और किस तरीके से रिवर्स करना चाहिए। आपने जो बात की ना सर, उस वक्त मेरा ख्याल है आपको भी याद होगा सर, जब जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में वो पहले वो 5-6 साल थे इनकी इकॉनमी बूम कर रही थी सर, वार एंड टेरर चल रही थी अफगानिस्तान में, लिहाजा पाकिस्तान को वो डॉलर्स आ रहे थे सर वहाँ से अमेरिका से, 1.5-2 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान को मिल रहे थे इन द नेम ऑफ कोलेशन सपोर्ट फंड। सो उस वक्त मेरा ख्याल है हमारे लिए डॉलर्स इतने बड़ा मसला नहीं थे जो अब हमारा मसला बन चुके हैं। खैर दैट्स अनदर पॉइंट। एक इससे पहले मलिक रियाज ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि जनाब कि अगर पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करनी है तो 5,000 का नोट ख़त्म कर दें, ये उन्होंने चंद साल पहले कहा था, जिस बात को आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को समझाया है आज भी कमेटी में कि 5,000 का नोट जो है, जो आज आपकी गुफ्तगू से मुझे समझ आया है, ये मार्केट में सर्कुलेशन के लिए नहीं आया, ना हर बंदा 5,000 रुपये रख सकता है, ये बेसमेंट में रखने के लिए आया। मतलब ब्लैक मनी है, लोग जो पैसा ले रहे हैं, करप्शन हो रही है, रिश्वतें ले रहे हैं, उसमें कमीशन खा रहे हैं, वो पैसे नोट रख के अपने बेसमेंट भर रहे हैं, जो आपने भी आज बात की सर। खैर ये तो एक अपनी जगह पे आपका ये आ गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। आज इन कैमरा ब्रीफिंग पे आपने बड़े एतराज़ात किए हैं सर, ये नया कल्चर आ रहा है सर, इतना ज़्यादा नहीं होती थी आपकी कमेटीज़ मीटिंग इन कैमरे नहीं होती थी, आज 2 को आपकी इन ब्रीफिंग की वहाँ रिक्वेस्ट की गई सर, एक चेयरमैन FBR ने की है और एक सोलर प्लांट वालों, ये उन्होंने सोलर जिन्होंने यहाँ आके इंपोर्ट किया सर, ये क्यों इन कैमरा ब्रीफिंग हो रही है सर, ये कुछ छुपाया जा रहा है? ये तो देखिए मैंने उस पर एतराज़ भी किया था, हालांकि कि मैं लास्ट मीटिंग में किसी वजह से मौजूद नहीं था, उन्होंने उस मीटिंग में ये इसको अप्रूव किया था कि हम इन कैमरा करेंगे। बहरहाल मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले भी इस पर एतराज़ किया कि इसमें कौन सी ऐसी स्टेट सीक्रेट है जिसको इन कैमरा किया जाए, इसमें ऐसे कौन सी हमारी कोई ऐसी चीज है जो कि लोगों को मालूम नहीं है या उनको मालूम होने से जो है हमारी बहुत बड़ी जो है इसमें रुसवाई होगी और ये आम पब्लिक को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए पहला तो बहुत बड़ा एतराज था और एतराज बाद में भी था और मैं तो वॉकआउट करना चाहता था मीटिंग से, लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम मैं अपनी बात बावर करूँ, इसलिए मैं उठा नहीं। हालांकि मैंने उनको इस वक्त कहा था कि मैं मीटिंग से हो सकता है वॉकआउट कर दूँ इस सिलसिले में, लेकिन बहरहाल मेरा बैठना इसलिए अच्छा था कि कम से कम हमारी जो है उसके दौरान भी और उसके बाद भी आपने देखा होगा कि अभी ये पूरी इन कैमरा नहीं हुई, थोड़ी सी बातें हमने बाद में भी कर ली हैं, लेकिन इसमें जो है तो ये एक रुसवाई की एक दास्तान है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंचा है। अच्छा सोलर पे आते हैं सर, आपने बड़ा इसको फॉलो किया मोहसिन भाई, सोलर जो पाकिस्तान में ये स्टोरी आती रही, हम भी फॉलो करते रहे हैं सर, कि 60 अरब रुपया ये 2 पार्टीज़ ने उन्होंने कैश जमा करवाए बैंकों में और बाहर पैसा भेजा गया और सोलर पैनल्स मंगाए गए, और अब ये पता चला है कि सोलर की कीमत अगर 100 रुपये थी तो उन्होंने 1000 रुपये लगा के मंगवाई और सारा पैसा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई और पाकिस्तान से या मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं सोलर पैनल के नाम पर वो बाहर भेजे गए। और सबसे बड़ा स्कैंडल ये था कि बैंकों ने कैश लिया है, हम तो 5 लाख रुपये कैश जमा कराने जाएँ तो बैंक वाले 600 सवालात पूछते हैं, यहाँ पर 60 बिलियन रुपये 5-6 बैंकों ने कैश के तौर पर लिया और आज वो कह रहे थे जनाब कि ये बातें हम सामने करने को तैयार नहीं है, हम इनको इन कैमरा देंगे। ये किन को बचाया जा रहा है सर, किन को इन्होंने ये सेफ करना है कि जनाब के लोगों को ना पता चले कि कौन से बैंक हैं, कौन से लोग हैं कि जिन्होंने पैसा यहाँ से बाहर भेजा सर? ये इंशाल्लाह जब तक मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ इसको मैंने नहीं छोड़ना और ये नेक्स्ट एजेंडा में भी मैं डलवाऊंगा, क्योंकि आज जो ब्रीफिंग हमें दी गई है वो बिल्कुल नामुनासिब थी और बहुत ही मैं समझता हूँ कि बड़ी कमज़ोर ब्रीफिंग दी गई है और बड़ी गलत ब्रीफिंग दी गई है। ये कुछ नाम जो है ये उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपने कहा, देखिए ये सिर्फ 2 पार्टीज ने जो कि एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि नॉन फाइलर है, उनकी जो है वो 73 बिलियन की उन्होंने इम्पोर्ट की है और उन्होंने वही सामान जो है वो 45 बिलियन का बेचा है। 73 बिलियन अगर आप समझे 3 सालों में, एक तो वो पार्टीज हैं, हम बार बार इनसे पूछ रहे थे कि ये 2017 से पहले ये पार्टीज कहाँ पे थी, ये एग्जिस्ट करती थी नहीं करती थी, उनके पास जवाब नहीं था, वो नहीं देना चाह रहे थे। बहरहाल इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको हमने चेक करना है कि भाई वो पार्टीज अगर नहीं थी तो
नो योर कस्टमर, जिसको KYC कहते हैं, और जो कि दुनिया में जानी चीज है और जो कि स्टेट बैंक के रेगुलेशन है, उसके मुताबिक ये ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकती थी। आप समझिए कि देखिए, साल में अगर 365 दिन होते हैं, उसमें 2 दिन सैटरडे संडे बैंक के बंद होते हैं, बाकी ईद मुहर्रम शबरात जो है ना, इंडिपेंडेंस डे वगैरह को निकाल के तकरीबन 220 दिन तकरीबन वर्किंग डेज रह जाते हैं। इन 220 दिन को अगर आप समझें कि 3 सालों में, तो ये 660 दिन बन जाते हैं। अगर 3.5 साल भी इसको लगाएं तो ये 700 750 वो बन जाते हैं। इसमें तकरीबन आप समझे कि 10 करोड़ रुपए दिन की ट्रांजैक्शन हुई है। एक कंपनी ने 10 करोड़ रुपए दिन की, ये जो है ना, ये उसको आप 5 लाख रुपए की बात करें तो इनकी लिमिट जो है वो साल में 50 लाख रुपए की है, 5 मिलियन रुपए की है। जबकि ये ट्रांजैक्शन जो है एक दिन में, ये आप समझ लें कि ये कभी 9 करोड़ रुपए की हुई होगी, कभी 12 करोड़ रुपए की और कभी 5 करोड़ रुपए की। अगर ये हर वर्किंग डे पे ये काम करे, ये किस तरीके से हो सकता है कि इसके पीछे जो है तो ये इन्फ्लुएंशियल, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग ना हो। ये तो फ्रंट के लोग हैं और एक किराए की जो है ना एक बिल्डिंग है, और ये नो योर कस्टमर कैसे हुआ कि आज एक आदमी मौजूद था और कल जो है वो मौजूद ही नहीं था। आज उन्हें किराए की एक दुकान ले ली और किराए का जो है उसने एक मकान ले लिया, छोटी सी उसे दुकान ले ली, और जब आप जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो आदमी गायब हो गया। अब वो आदमी जो है तो उन्होंने अपनी बेल कराने की भी कोशिश की, लेकिन वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं आज दिन तक। तो ये बहुत बड़ा हमारे जो है इस तरह की जो चीजें, इनको साइड लाइन करने की कोशिश की जाती है। आज भी हमारी कमेटी में बाद अशखास इसको साइड लाइन करके फ्यूचर की बात करना चाह रहे थे। उनको मैंने इसीलिए बार बार गुजारिश की कि ये फ्यूचर तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन एक चीज जो हमारे हाथ में है उसको तो हम कम से कम सही तरीके से थ्रेड बेयर एंड तक पहुंचाए ना। तो उसके लिए भी जरूरी है इंशाल्लाह इसको जो है हमने SCCP को बुलाना होगा या बैंक्स को बुलाना होगा, या हमारे सामने बैंक्स के नाम आ गए हैं, उनको हमको बुलाना होगा। इसको हम आखिरी हद तक लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो 2 कंपनी है, या एक्चुअली तो 11 कंपनी, उनमें से 5 कंपनी अच्छी है जो कि बेसिक बहुत बड़ी है, उनमें से 2 कंपनी जो है वो मेजर चंक उनका है। लेकिन सिर्फ उनका कसूर नहीं है, उनके साथ जो बैंक का मैनेजर है, उनके साथ जो रीजनल हेड्स है, वो इसमें हेड एंड ग्लव शामिल है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा तफसील से हमें सारा इशू समझाया सर, थैंक यू। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ जलसे के हवाले से। PTI को जलसा करने की इजाज़त मिल गई थी, फिर उसके बाद वो ले ली गई, NOC कैंसिल हो गया। अब क्या हालात हैं और PTI की तरफ से मुजम्मम इरादे हैं कि हम तो जलसा करेंगे। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, एक तो जो हम सियासी मामलात की बात कर रहे थे, उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो PTI का एक जलसा है, ये भी एक अहम टॉपिक बना हुआ है। हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं हमें करने नहीं दे रहे, हुकूमत करने नहीं दे रही। अब एक इस चीज़ को लेके बड़ी डिबेट है। आई थिंक आपको क्या लगता है कि इस जो मामलात हैं और जो पावर शो किसी किस्म का PTI करना चाह रही है, वो करना ज़रूरी है या सिक्योरिटी मामलात को देखना ज़रूरी है? दबाव इस वक्त बड़ा शदीद है। आपने कल परसों सुना होगा, अलीमा खान साहबा ने पार्टी के लोगों को बड़ी खरी खुरी सुनाई, और किसी को जरूरत नहीं हुई कि अलीमा खान साहबा को जवाब दें कि मतलब इवन शेर अफजल साहब ने भी जवाब नहीं दिया, बड़ी सख्त बातें की उन्होंने। बाकी पार्टी लीडरशिप को उन्होंने बचकाना हरकतें उन्होंने करार दिया, कुछ कर नहीं रहे, हमने खान साहब को निकालना है। खान साहब भी उनको यही कहते हैं, जनाब आप मुझे निकालने के लिए क्या कर रहे हैं। सारे उन्होंने मतलब जो उनके तरीके थे यूज़ करके देख लिए हैं। उन्होंने US कांग्रेस में भी देख लिया, जनीवा में भी देख लिया, आर्टिकल्स भी लिख कर देख लिए, इंटरव्यूज़ भी देख उन्होंने दे दिए, इकोनॉमिस्ट में, टेलीग्राफ में, अब टेलीविज़न चैनल्स पे। इसके बावजूद खान साहब पे जो मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, बहर नहीं आ रहे, अदालतों ने भी उनको रिलीफ दिया, केसेस ख़त्म, फिर भी कोई रास्ता नहीं है। खान साहब को जो लगता है कि पार्टी है अगर ये जलसे बड़े बड़े करे, बिग जलसे, और खान साहब को याद आते होंगे जलसे 11 अक्टूबर था या पता 17 अक्टूबर समथिंग, ये 2011 को लाहौर में जो पहला जलसा हुआ था 20 अक्टूबर था। तो अक्टूबर 2011 का जलसा जहाँ से उन्होंने पूरा मीनार पाकिस्तान भर दिया था, जिसके बाद इनको सीरियस लिया गया था कि उसी तरह के बड़े जलसे जब तक नहीं होंगे, उनको फील होता है तो हुकूमत पे या फ़ौज पे दबाव नहीं आएगा। ये डर जाएंगे कि देखे लोग बहर आ गए और मुझे निकाल लेंगे, लिहाजा ये मेरे साथ बैठ के कोई बातचीत करेंगे, बातचीत ना भी करें कम अज़ कम मुझे बेल पर बहर जाने देंगे। सो खान साहब की मेन कोशिश ये है कि लोगों को बहर निकालें। बार बार वो ये बात कहते हैं, खान साहब भी कहते हैं और अलीमा खान साहबा भी कहती हैं, और इवन मरियम ये वट्टू साहबा जो उनके सिस्टर हैं बुशरा साहबा की, वो भी कहते हैं। बुशरा साहबा भी कई
दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे। लोग बाहर निकल रहे हैं, कहाँ पे निकल रहे हैं? KPK में निकलते हैं, जलसे जुलूस हुए वहाँ पे, सारा जोर KP पे है। KP के जलसे जुलूसों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इसको, एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमतों को। वो तो खान साहब भी 25 मई 2022 को लेकर आए थे, इस्लामाबाद में मार्च किया था, ठीक है, तो भी वो कुछ नहीं कर सके थे। जब तक पंजाब से लोग नहीं आएंगे, सपोजली पंजाब में बड़े जलसे नहीं होंगे, तो खान साहब का वो दबाव जिसको यूज़ करना चाहते हैं वो इस्तेमाल नहीं होगा। सो तो हुकूमत होने देगी? हुकूमत तो ये कोशिश करेगी नहीं होने दे। पहले भी माजी में 2-3 दफ़ा हुआ है। अब खान साहब ने खुद उसको ये कैंसिल कर दिया, पार्टी ने कर दिया। इन्हें खतरा हो गया कि जलसे में कोई हंगामा हो गया, कोई तोड़ फोड़ हो गई, कोई माँ बाप के मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो अगर हो गया, तो 9 मई का केस तो आप पे पहले बना हुआ है। वो मजीद कोई शरपसंद घुस जाते हैं, कोई हुकूमत मतलब इधर उधर से लोग डाल देते हैं कि तुम जो फसाद करो अगर खुदा ना खास्ता, तो खान साहब पे और उनकी पार्टी पे पड़ जाएगा। सो इट्स वेरी डेलिकेट। लेकिन खान साहब को लगता है कि जलसे जुलूसों के बगैर वो बाहर नहीं आने वाले। सो इसलिए वो बार बार एक दबाव, एक लोकल भी दिखाना चाहते हैं, दुनिया को भी दिखाना चाहते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मेरे साथ करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया क्लास साहब। और इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।